हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लिया गया है आपके सेंटअप एग्जामिनेशन से। आपका सेंटअप एग्जामिनेशन या तो होने वाला है या फिर आप दे चुके हैं। तो इसका पूरी तरीके से 100 क्वेश्चन का सटीक और सही जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आप इसके आंसर को मिलान कर लेंगे, और यदि आगे देने वाले हैं तो इससे देख के आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ताकि बिना विलंब किए देखते हैं इस मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स का पेपर है। इस मैथमेटिक्स के पेपर में आपके लिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और वो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको यह बताना था इसमें कि 1/√2 एक क्या है। तो 1/√2 प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 1/√2 चूंकि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए एक प्रकार का ये अपरिमेय संख्या होगा। पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद p x बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप पढ़ चुके होंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है और ये होता है c/a। तो आप इसमें से c और a को चुन लीजिए। c का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा और a का वैल्यू जो आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो 3/1 मतलब आपका टोटल हो जाएगा 3। तो सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुपद 4x² प्लस 5√x माइनस 3 के शून्यक कौन है। तो आप इसके लिए अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। हम आपका एक साथ सॉल्यूशन बता देते हैं। तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -3√2/2 और ये √2/4, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा तेज क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपके पास समय कम बचा हुआ है। तो चौथा प्रश्न देखिए, आपको बताना है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और उसका महत्तम समापवर्तक 23 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसके लिए महत्तम और लघुत्तम का योगफल गुणनफल के बराबर होता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि 23 से इस संख्या में आपको भाग लगा देना है। तो 23 से भाग लगाएंगे तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 690। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर है कि यदि a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है और आपको a और b का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक मतलब दोनों में जो कॉमन मिलता है उसको आप चुन लीजिए। तो दोनों में कॉमन मिलने वाले टर्म कौन कौन है देख लेंगे। तो दोनों में कॉमन मिलने वाले 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का पावर 2 मिल गया, अर्थात यहां से आपको 4 मिल गए। फिर 3 का पावर 2 मिल गया अर्थात 9 मिल गया, और दोनों में एक 5 मिल गया अर्थात 5 भी मिल गया। तो पंचों के 20, 20 और 9 में गुना कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 180। मतलब पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद इसमें से बताना है कि कौन नहीं है। इसमें बहुपद ए है, बी भी बहुपद है और डी वाला भी बहुपद है, मतलब इसमें सी जो होगा ये बहुपद नहीं होगा, अर्थात सी इसका राइट नंबर। देखिए 7 नंबर के समीकरण निकायो x + 2y माइनस 8 = 0 और 2x + 4y = 16 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो जब आप इसको a1/a2 करेंगे तो 1/2 मिलेगा, b1/b2 करेंगे तो भी आपको 1/2 मिलेगा, और c1/c2 करेंगे तो भी आपको 1/2 मिलेगा। मतलब तीनों के तीनों ये टर्म आपके सामने हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब ये कंडीशन दर्शाता है कि इसके अनंतः अनेक हल होंगे, इसलिए इस राइट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनंत हल होंगे। बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न आपके सामने था, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 मतलब 4 एवं गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद चुनना काफी आसान है। उसके लिए आपको करना क्या होता है कि x² फिर उसके बाद माइनस गुणनफल जो होते हैं तो उनका योगफल और गुणनफल दिखा देते हैं। तो -4x और +1 हो जाएगा, अर्थात x² - 4x + 1 हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया गया है वो इसका राइट आंसर होगा, और ये दिया गया बी ऑप्शन में, इसलिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 देखिए,
9 आपके सामने है, यदि समीकरण निकायो 4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा? तो अद्वितीय हल होने का मतलब कि a1/a2 मतलब 4/2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 अर्थात k/2। अब यहां से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2 से ये 2 बार में कट जाता है और क्रॉस करते हैं तो k का वैल्यू नॉट इक्वल में आता है +4 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा k का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास 10 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें द्विघात समीकरण अगर आपको चुनना है तो द्विघात समीकरण के रूप में आपको मिल जाता है, पहला तो नहीं है कि जो √x आ गया उसमें, सेकेंड वाला ये भी नहीं होगा, थर्ड वाला ये भी नहीं होगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 का राइट आंसर। चलिए 11 देखिए, 11 आपके सामने कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आपके सामने कौन सा रिलेशन सही है? तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, c इक्वल टू a। चलिए 12 देखिए, द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग का मतलब होता है -b/a। तो -b/a का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो -b अगर रखते हैं तो 6 माइनस में है और -b रखते हैं तो 6 हो जाता है प्लस में, उसके बटा में आपके सामने 1 रखते हैं तो 6/1 का वैल्यू 6 हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है, आपको बताना है कि x इक्वल टू 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो अगर x का वैल्यू दिया हुआ है तो y अक्ष के समांतर होगा, और यहां अगर y का वैल्यू दिया रहता तो वह x अक्ष के समांतर होता, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा मेरा, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात y अक्ष के समांतर। 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है। तो x अक्ष पर का बिंदु अगर आपसे पूछा तो इसका मतलब उसका y जो निर्देशांक होगा अर्थात कोटि जो होगा वो 0 होगा, तो कोटि 0 दिया हुआ है ए ऑप्शन में, अर्थात 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 देखिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार बनतर डी है तो उस एपी का एनवां पद क्या होगा। तो एनवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो बी ऑप्शन में दिया गया है, मतलब 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 देखिए, 16 के समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवां पद क्या होगा। तो तीसवां पद निकालने का मतलब आपको क्या करना है, तो तीसवां पद निकालने के लिए करना क्या है कि आपको जल्दी से निकाल देना है a प्लस 29d। अब a और d का जब यहां पर मान रख देंगे तो आपके पास 16 का जो मेरा राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -77, अर्थात 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -77। बढ़ते हैं 17 की ओर। 17 आपके पास है कि समांतर श्रेणी 7 13 19 और इस तरीके से 205 में पदों की संख्या कितनी है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं nवें पद के अनुसार तो पदों की संख्या आपके सामने आ जाता है, वो आ जाता है 34, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 18 देख लीजिए, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का एनवां पद क्या होगा। तो एनवां पद इस 3 5 7 का जो हो जाता है, सब लोग जानते हैं, वो हो जाता है 2n प्लस 1, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसलिए क्योंकि n का मान अगर इसमें 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है कि बिंदु 4 - 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। मूल बिंदु से मतलब 0 0 से आपको बताना था। इसका जो सूत्र होता है वो होता है √x² प्लस y²। अब x² और y², x के जगह पर 4 और y के जगह पर जब 3 पुट करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 5, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। 20 देखिए, 20 आपके सामने है कि sin² 65 डिग्री प्लस sin² 25 डिग्री का मान कितना होता है। तो sin इसको अगर आप cos में चेंज कर देते तो दोनों जो टर्म होते हैं वो बराबर हो जाते हैं और sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर, 21 आपके सामने है कि बिंदुओं 3 0 एवं -5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2।
तो 3 और -5 को जोड़ दीजिए तो आपके सामने आ जाता है -2, और -2 को अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 1। अभी एक ऑप्शन जो है आपके सामने ए और डी में है। 4 और 0 जोड़ दीजिए, y1 y2 को जोड़ के आधा कर लीजिए तो उसको आता है 2। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर है कि बिंदु -3 5 का भुज। तो पहला जो आपके सामने अंक दिया है यह भुज होता है, और दूसरा जो दिया गया है जो 5 के रूप में दिया गया है वो कोटि कहलाता है। तो -3 दिया हुआ है यहां पर भुज के रूप में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, -3। 23 देखिए, आपको बताना है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होते हैं। तो सब लोग जानते होंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में x और y दोनों के दोनों जो होते हैं, x और y के मान, x का मान इसमें नेगेटिव होता है और y का मान जो होता है पॉजिटिव होता है। तो माइनस प्लस वाला टर्म यहां का राइट आंसर होगा, अर्थात पहले माइनस होना चाहिए और उसके बाद होना चाहिए प्लस, अर्थात 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -2 3। चलिए इसके बाद 24 जानिए। 24 आपके सामने कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -3 0 5 -2 और -8 5 है, तो उसके केंद्रक का नियामक क्या होता है? तो केंद्रक का नियामक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3। मतलब पहले वाले सभी अंकों को जोड़ के आपको 3 से भाग लगा देना है। तो -3 और 5 जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, और -8 जोड़ देंगे +2 में तो हो जाएगा -6, और -6 को जब 3 से आप भाग लगाते हैं तो होता है -2। -2 देखिए बी और सी डी में है। अब इसके बाद y1 y2 को जोड़ के अब 3 से भाग लगा लीजिए, तो 5 में से 2 घटा 3, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -2 1। चलिए इसके बाद 25 जानिए। 25 आपके सामने है कि त्रिभुज एबीसी का एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री है, तो cos a + b का मान कितना होगा? तो a + b, अगर एक कोण सी 90 हो गया तो a + b का भी मान 90 होगा। तो यहां पर मेरे पास cos 90 का कंडीशन बन गया। तो cos 90 का जो कंडीशन होता है, अर्थात cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, मतलब 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम आपको यह बता दें कि इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन बताएंगे वो सटीक और शुद्ध तरीके से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सारे क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करें। 26 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो अगर 28 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 14 हो गया। अब आपको वृत्त की परिधि बतानी है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। अब 2πr, 2 का मान सब लोग जानते हैं, पाई का मान हमारा हो जाता है 22/7, और त्रिज्या का वैल्यूएशन मेरे पास हो गया 14। अब 7 से कटा दिए, 7 दूनी 14। अब 22 से 2 में 44, 44 दूनी हो जाता है 88, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 88 सेंटीमीटर। 27 देखिए, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास वृत्त है तो सबसे लंबी जीवा जो होती है बीच में खींची जाती है, जिसे हम व्यास के नाम से जानते हैं, इसलिए 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28 आपके सामने है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है? तो tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1। 29 tan 35 cot 55 cot 78 tan 12। ये देखिए, ये 35 और 55 ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, 78 और 12 भी एक दूसरे के पूरक कोण है। तो मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस में आपका एक आ जाएगा 1, और 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे कितने? 2। इसका मतलब कि 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। इसके बाद 30 देखिए। 30 आपके सामने है कि यदि sin थीटा बराबर a/b तो cos थीटा का मान कितना होगा? तो अगर आपके सामने समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में sin अगर है तो sin बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब हो गया a और कर्ण हो गया b। अगर आधार आप निकालते हैं तो आधार आ जाता है b² माइनस a², कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर इसको आप देख लेते हैं कि cos थीटा के रूप में, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, √b² माइनस a²/b। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास है 31 नंबर। sin थीटा बराबर 1/2 तो cot थीटा बराबर कितना? तो sin थीटा बराबर अगर 1/2 है तो इसका मतलब थीटा का मान 30 डिग्री मिल गया, तो cot 30 का मान पता लगा लेना। तो cot 30 का मान होता है, सभी लोग को पता है, वो होता है √3, इसलिए 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, √3। 32 देखिए, 32 आपके सामने √3 tan 2 थीटा का वैल्यू √3 है।
तो अगर √3 से इस 3 को कटाते हैं तो √3 बार में कट जाता है, मतलब tan 2 थीटा का वैल्यू यहां पर मिल जाता है आपको, वो मिल जाता है √3। तो √3 tan में का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब थीटा का मान आपको 30 मिल गया। तो थीटा का मान आपको कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 33 नंबर में। आपको बताना है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये तो सूत्र दे दिया, बी ऑप्शन दिया हुआ है कॉसेक थीटा। 34 देखिए, 34 आपके सामने आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन होगा, तो 34 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। 35 दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिधियों का अनुपात कितना होगा, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, अर्थात 3:2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद 36 देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पूछा गया है इसलिए इसका 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 देखेंगे, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 है, ऊंचाई 14 है, तो बेलन का आयतन सब लोग जानते होंगे, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब त्रिज्या का और ऊंचाई का वैल्यू इस पर पुट कर दीजिएगा तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 196 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 38 देखिए, यदि किसी गोले का व्यास 14 है तो इसका आयतन, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, और गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर के जगह पर 7 रख दीजिए तो आपके पास जो 38 का राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4312/3। 39 देखिए, 39 आपके सामने है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है वो आता है पाई आर एल। जब आप इसे वैल्यूएशन को आप पुट करेंगे रखेंगे तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 देख लेते हैं, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का होता है 6L स्क्वायर। एल का वैल्यू जब रख देंगे 5 तो 25 छके हो जाता है 150, इसका मतलब कि 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 150। 41 देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र आता है n स्क्वायर। अब n का वैल्यू 20 दिया हुआ है तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 20 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 400, मतलब 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते 42 नंबर की ओर। आपको बताना है कि इसमें बहुलक का मान कितना है, तो बहुलक उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा बार जो आता है वो उसका बहुलक होता है। तो 42 अगर देखेंगे तो 42 में सबसे ज्यादा 3 आया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 43, a प्लस बी का समांतर माध्य, तो a प्लस बी का समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई 2, और ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 देखते हैं, 44 से आपके सामने है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक 28 और 16 है तो माध्यिका कितना होगा, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, और इसमें जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो 44 का राइट आंसर जो आपका आता है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। इसके बाद 45 देखिए, 45 है कि आपको इसे बारंबार जो अंक दिए गए हैं यहां पर इसकी माध्यिका बताइए, तो पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम में सजाएंगे अर्थात 1 2 फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 9 है। जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए तो मध्य का जो अंक आ गया वही उसकी माध्यिका हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। 46 देखिए, 46 आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है। तो यहां सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ 1.5, मतलब 1 से बड़ा हो गया, 1 से छोटा होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5। 47, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जबकि अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगी वो 1 होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 48 देखिए, 48 आपके सामने है,
आपको बताना है कि एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 है, तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा। तो क्या करेंगे कि यहां पर जो ठोस गोला है इसका आयतन और बेलन का आयतन बराबर करके दोनों में मान पुट कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 48 का जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 देखिए, 49 से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई दोनों बराबर है। स्तंभ और छाया की लंबाई ये दोनों बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा जब बराबर होता है तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहां और यहां का जो कोण होता है वो होता है 45 डिग्री। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। 50 देखिए, 50 है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक याद रखेंगे कभी भी 1 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। आपको इतने ही 50 क्वेश्चन करने थे, लेकिन इस वीडियो में पूरे के 100 क्वेश्चन हम आपको करके बताएंगे ताकि अगर आने वाला जो एग्जामिनेशन हो उसमें भी आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन 51 देखिए, भाज्य a और भाज्य b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल r के लिए कौन सा संबंध सही है। इसका संबंध जो सही है वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 देखिए, 52 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूल निकालना है तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए और 4ac निकालने के बाद अगर ये ऋणात्मक संख्या आ जाता है तो ये मूल जो होता है अवास्तविक होता है, और यहां पर 52 में जब निकालेंगे तो मूल ऋणात्मक आ जाएगा, इसका मतलब ये अवास्तविक होगा। 53 देखिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इसका मतलब थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। तो अब यहां पर cos 30 का मान पता लगा लेना है, तो cos 30 का मान आप सभी लोग जानते होंगे √3/2 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर सी √3/2। 54 देखिए, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब cos 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अल्फा का वैल्यू आप 60 रख सकते हैं और बीटा के जगह पर आप 30 रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो sin अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी cos 2 बीटा। चलिए बढ़ेंगे 55 नंबर है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 के हल क्या होंगे। तो इन समीकरण को हल करना है तो 14 और 4 को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 14 4 होता है 18, आधा करते हैं तो होता है 9, मतलब एक ऑप्शन 9 हो जाएगा। और y का मान निकालना है तो 14 में से 4 को घटा के उसे आधा कर दीजिए तो आ गया 5, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी x बराबर 9 और y बराबर 5। 56 देखिए, समरूप त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज डीईएफ में ये कंडीशन दिया हुआ है, मतलब ये भुजाएं अनुपातिक दी गई हैं, तो अनुपातिक दी गई है तो a बराबर d होगा कोण, b बराबर e हो जाएगा और c का मान f के बराबर हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन दिया है b और e के रूप में, बाकी ऑप्शन नहीं मिला हमें, इसलिए 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 देखिए, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, मतलब ये आपको थेल्स प्रमेय के अनुसार क्वेश्चन दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय के भुजाएं अनुपातिक होती हैं और जब भुजाओं को अनुपातिक करके AB का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3.6, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 58 देखिए, किसी घटना E के लिए घटित होने की प्रायिकता PE हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, आपको सही बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपके सामने दिया गया है। 59 देखिए, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, जब साइन 30 और 60 का मान सबका मान जब रखेंगे तो ये आपके सामने लेके आ जाएगा और वो लेके आ जाएगा 1, अर्थात इसका राइट आंसर होगा 59 का ऑप्शन नंबर ए। बिंदु P 5 6 की x अक्ष से दूरी, तो देखिए अगर x अक्ष पर बिंदु 5 6 को दर्शाते हैं तो इधर कहीं पर पॉइंट आएगा, तो 5 6 तो x अक्ष से ये जो दूरी होगा ये तो y अक्ष को डिनोट करेगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 इकाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर है कि संख्या 3.24636363, मतलब ये 63 का रैंकिंग दिया हुआ है, अर्थात लगातार आते रहेगा, ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होगी, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
62 देखिए, 62 आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सी भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 बार बना के देखें, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन जो है, ये एग्जामिनेशन थोड़ा गलती क्वेश्चन दे दिया है, इसका कोई भी ऑप्शन जो है उसमें शांत दशमलव का प्रसार नहीं मिला, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं है। 63 देखिए, आपको बताना है कि संख्या 144 और 372 का महत्तम समापवर्तक। तो जब इसका आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 12 से ऐसे दोनों संख्या विभाज्य भी है, 24 से विभाज्य नहीं है, जबकि 60 से भी विभाज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट 64 देखते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा, ये आपके सामने त्रिघाती बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना होता है। तो ये देखिए, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल का जो वैल्यू होता है वो होता है C/A। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 65 देखिए, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान। तो इस 3 को जब आप इसमें रख देते हैं x के जगह पर तो k का वैल्यू आपको निकल के आ जाता है, और k का वैल्यू जब इस 65 के तहत निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -21 -21। 66 देखिए, यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 है तो अल्फा बीटा गामा के लिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना होता है। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होता है -d/a। तो -d/a जब निकालिएगा तो d का वैल्यू 7 है, अर्थात ये हो गया -7, और a का वैल्यू मेरे पास हो जाता है 4, मतलब -7/4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 67 देखिए, समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 के कितने हल होंगे। तो जब आप इसको हल करते हैं तो a1/a2 1/3 आता है, फिर उसके बाद देखिए b1/b2 ये 3/5 आ जाता है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अर्थात इसका राइट आंसर होगा अद्वितीय हल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहले बता दें कि यहां 70 के 70 क्वेश्चन, सॉरी 100 के 100 क्वेश्चन आपको शुद्ध बताए जाएंगे और सटीक बताए जाएंगे। 68 देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसके आलेख कैसे होंगे। तो रैखिक समीकरण के युग्म अगर असंगत हो तो उसका जो आलेख होगा वो संपाती होगा, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 69 देखिए, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का हल क्या होगा। तो सिंपल इसका हल है, आप अगर हल करना जानते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो x और y के जो वैल्यूएशन यहां दिए गए तीनों ऑप्शन में जल्दी से पुट करके देख लीजिए। तो जब आप इसे पुट करेंगे तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 4 और y बराबर 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 70 नंबर। 70 देखिए, तो आपको बताना है कि यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m-117 के रूप में है तो m का मान कितना होगा। तो m का मान जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन 13 के तहत आएगा, चूंकि 13 इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, m का मान बी आएगा, 2 आएगा। 71 देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो a का मान कितना होगा। तो जब 71 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी -7। चलिए अगला क्वेश्चन 72 को देखिए। 72 आपके सामने कि यदि समीकरण x² प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9k इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो k का मान कितना होगा। तो 72 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 और -4। बढ़ते 73 नंबर की ओर। आपको बताना है कि समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 के मूल निम्नलिखित में कौन होंगे। तो जब इसका आप मूल निकालेंगे अर्थात सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपके सामने एक आ जाएगा 0 और एक आपके सामने आ जाएगा 2, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 और 2, अर्थात ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0 और 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर 74। x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए q का मान कितना होना चाहिए। तो q का मान होना चाहिए p²/4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 75।
समांतर श्रेणी 1.8, 2.1, 2.4, 2.7 का सारबंतर। तो सारबंतर काफी आसान होता है निकालना। आपको करना क्या होता है कि दूसरे में से पहले पद को केवल आपको घटा देना है, दूसरे में से पहले पद को। तो 2.1 में से जब आप 1.8 को घटाएंगे तो 1.8 घटाएंगे तो आपका आएगा 0.3, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.3। अगला क्वेश्चन 76 देखिए। 76 आपके सामने है कि समांतर श्रेणी 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या होगा? तो जब x का मान आप यहां ये रख लेंगे तो दम इजी आपको बन जाएगा। तो 76 जब बनाएंगे तो 76 का राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा, और 76 का राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 2। 77 देखिए। समांतर श्रेणी 117, 104, 91, 98 का 8वां पद क्या होगा? तो 8वां पद काफी इजी है, a + 7d आप निकाल लेंगे। a का मान 117 रख देंगे, जबकि d का मान जब निकालेंगे तो आपको रख देना होगा -13, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 26। 78 देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योगफल कितना होगा? तो 2n + 1 है, तो 2n + 1 में n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 3 आएगा, जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 आएगा, और n का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो आपको 7 आएगा। तो 7 3 हो गया 10, और 10 और 5 हो गया 15, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। इसके बाद 79 क्वेश्चन देखिए। बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु जो दिया गया है, तो आपको ए का मान बताना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए -8। 80 देखिए। ए बी सी अगर त्रिभुज के शीर्ष है तो इसका केंद्रक बताइए। तो केंद्रक का अभी सावाल बनाए थे, x1 + x2 + x3/3 कर लेंगे। तो जब 80 को आप बनाएंगे तो 80 का आपका राइट आंसर होगा 0 - 3। बढ़ते 81 नंबर क्वेश्चन क्यों। 81 क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटती है? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:3। 82 देखिए। यदि त्रिभुज एबीसी में पीएक्स बीसी के समांतर है, यह भी आपका थेल्स प्रमेय पर लागू होता है। ये अगर ए होगा, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, और पी क्यू हो गया, इस तरीके से, और बाकी वैल्यूएशन को पुट करते हैं तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। 83 देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात, तो 25:49 को केवल आप वर्गमूल निकाल देंगे तो 25 का 5 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 84 देखिए। यदि त्रिभुज एबीसी में A4, B5 और C3 है, मतलब ये पाइथागोरस त्रिक दे दिया, तो इसका मतलब कि B का जो मान आ जाएगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो समकोण होगा, अर्थात 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। 85 देखिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए वृत्त है और बाह्य बिंदु यहां पर इस तरीके से है, और वृत्त के एक बिंदु पर अगर खींचना है तो वृत्त पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। 86। बिंदु P से PT और O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है OT = 6, OP = 10, तो PT का मान कितना होगा? तो 6 और 10 का पाइथागोरस प्रमेय के तहत आता है 8, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86 का 8 सेंटीमीटर। काफी आसान क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन में दे रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आता होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने सभी दोस्तों में से शेयर करने का जरूर प्रयास करें। 87 देखते हैं। यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो और उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण कितना होगा? तो अगर दोनों के बीच का 130 डिग्री हो तो बचा हुआ 50 डिग्री, चूंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री। बढ़ते 88 की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 होता है? ये काफी आसान क्वेश्चन। 1/√2 होता है sin 45 का और cos 45 का मान, और यहां पर sin 45 नहीं जबकि cos 45 दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 89 देखिए। 89 के sin स्क्वायर 90 और tan स्क्वायर 45 का मान, तो sin स्क्वायर 90 sin 90 का मान 1 होता है, जबकि tan 45 का मान 1 होता है, और 1 में से 1 घटता है तो बचता है 0, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
90। यदि थीटा बराबर 45 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो यहां पर जब 45 रखते हैं तो tan 45 का मान 1 हो जाता है, प्लस cosec के जगह पर 45 रखते हैं तो cosec 45 का मान √2 होता है, और ये स्क्वायर करने पर 2 हो जाता है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 91 देखिए, 91 के sin 30 प्लस cos 60, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, जबकि sin 60 का भी मान 1/2 ही होता है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 92 sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माफ कीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर, और कॉस और सेक हमारा मिलकर हो जाता है 1, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जो केंद्र O पर है, और एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि इसका मान जो है 30 डिग्री है, तो लघु चाप AB का मान कितना होगा। तो जब 93 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पाई, अर्थात ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 94 देखेंगे, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 12, और अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह पर 12 रख दीजिए, 144, 2 से 144 को जब कटाइएगा तो आपके सामने आ जाएगा 72 पाई, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72 पाई। 95 की ओर। 95 देखें, यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला एवं नए गोले का आयतन का मान कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8:1। इसके बाद 96 देखिए, 96 के एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी हो तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो जब 96 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर स्क्वायर। 97, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर हो तो घनाभ का आयतन कितना होगा। तो घनाभ का जो आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन होता है LBH, और ये उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हो जाएगा x y z, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी x y z। 98 को देखेंगे, 98 में बताना इसकी माध्यिका कितनी है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आ गया, 2 बार क्वेश्चन दे दिया ही है। तो जब इसकी आप माध्यिका निकालेंगे तो 97 का राइट आंसर होगा, आप माध्यिका इसका निकाल के देख सकते हैं, अभी निकाले थे 1, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद हमारा 4 है, 5 है, उसके बाद आपके पास 6 है, 7 है और 9 है, तो मध्य की संख्या आपका 5 हो गया, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। 99 देखेंगे, 99 आपके सामने कि ये जो आपके सामने संख्या दिख रहा है इस संख्या का बहुलक कितना है। तो जब इसमें देखें तो सबसे अधिक बार जो आया हुआ है वो आया हुआ है 4 जो है 3 बार आया हुआ, उसके 3 बार में और कोई नहीं आया है, मतलब 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को जरूर भेजने का प्रयास करें। अंतिम क्वेश्चन है और हम उम्मीद किए हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको सटीक और सही बताया जाए। 100, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो उसमें बेगम होने की प्रायिकता कितनी होती है। तो बेगम की संख्या ताश के पन्नों में 4 होता है और पत्तों की संख्या टोटल 52 होता है, तो 4 से अगर 52 कटा देते हैं तो 13 बार में कटता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा 1/13। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसका रिप्लाई करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।